नमस्कार। हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर, और वो हमारा टॉपिक है बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम इस समय जो अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने जा रहे हैं वो सब कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन के हिसाब से होंगे, और सत्र 2020 और 21 के अंदर जो हमारे बी फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे उनकी कक्षाएं प्रॉपर ढंग से नहीं लग पाई थी। उस वजह से आपकी पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई, और अभी अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपके जो एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहे हैं वो उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, और उसके अंदर आपको कितने प्रश्न सॉल्व करने हैं, पेपर की समय जो आपकी समय अवधि होगी वो कितनी होगी, उसकी जो पूरी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन पर हम एक अलग वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के द्वारा हमारा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है कि जो आपके फाइनल ईयर के जो पेपर आयोजित होने जा रहे हैं उसमें एग्जाम के दृष्टि से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और उन टॉपिक्स के ऊपर आपको किस तरह से पढ़ना है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बीए फाइनल के अंदर हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास, और उसके अंदर जो हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। हम सभी जानते हैं कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रांत थे उन प्रांतों में सबसे संपन्न अगर कोई प्रांत था तो वो था बंगाल। हम ये भी जानते हैं कि बंगाल ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठा करके सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था, और फिर जब जब देश के अंदर अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई तो अंग्रेजों ने अपने शासन की जो शुरुआत है वो बंगाल से ही की थी। तो मुगल काल का सबसे धनी या संपन्न प्रांत बंगाल धीरे धीरे कैसे अंग्रेजी साम्राज्य के चंगुल में फंसा, उसके ऊपर हम अगर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी जो है वो 1651 के अंदर हुगली में स्थापित की थी। उसमें बंगाल के सूबेदार थे शाह शुजा, और उनकी अनुमति से उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी जो है, या यूँ कहे कि बिजनेस करने के लिए उन्होंने अपना एक ऑफिस जो है वहां पर खोला था। धीरे धीरे बंगाल के जो प्रांत थे वो दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व से मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र होने लग गए, और शुरुआत के अंदर जो सूबेदार थे यानी जो बंगाल के सूबेदार कहे जाते थे अब वो बंगाल के नवाब बन गए, यानी उन्होंने नवाब की उपाधि धारण कर दी। 1732 के इर्द गिर्द अलीवर्दी खां जो होता है वो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, और वही अलीवर्दी खां आगे चल करके 1740 के अंदर गिरिया के युद्ध में बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज को पराजित करके बंगाल पर अधिकार कर देता है। अब वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो सम्मिलित प्रांत था उसका नवाब बन जाता है, यानी 1740 में बंगाल किसके अधीन आ जाता है? अलीवर्दी खां के अधीन। अलीवर्दी खां ने, हालांकि उस समय जो मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह, उस मोहम्मद शाह से उन्होंने स्वीकृति हासिल कर ली थी,
और उसने लगभग 15 वर्षों तक मराठों से संघर्ष भी किया। हालांकि अलीवर्दी खां जो यूरोपियन जातियां थी, भले वो फ्रांसीसी हो उस दौर के अंदर या आपके जो अंग्रेज हो, उनसे बड़ा ही सावधान रहता था। और वो अक्सर कहा करता था कि ये जो यूरोपियन जातियां है ये मधुमक्खियां है, और मधुमक्खियां को हम सभी जानते हैं कि उनको हमें छेड़ना नहीं है। अगर नहीं छेड़ोगे तो वो शहद देगी, और अगर उनको छेड़ा गया तो वो काट काट के हमें मार डालेगी। 1756 के इर्द गिर्द अलीवर्दी का बीमार पड़ता है, और उस स्थिति में वो अपने नवासे, क्योंकि अलीवर्दी खां के कोई बेटा नहीं था, तो उसकी बेटी का बेटा जो नवासा था उसको अपने पास में बुलाता है और कहता है कि इन यूरोपियन जो जातियां है उनसे सावधान रहने की जरूरत होगी। साथ में वो ये भी हिदायत देता है कि भविष्य के अंदर अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि इन यूरोपियन जातियों से मुकाबला करना पड़े, तो सबसे पहले अंग्रेजों को इस देश से निकालने की कोशिश करना। उसने कहा कि अगर अंग्रेजों के ऊपर तूने विजय प्राप्त कर ली तो दूसरी जो यूरोपियन जातियां है वो स्वतः ही जो है तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर ले। तो 1756 के अंदर अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद में उसका जो नवासा होता है सिराजुद्दौला, वो बंगाल की गद्दी पर बैठता है। अब जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है तो चूंकि अलीवर्दी खां के कोई बेटा नहीं था, उसकी बेटियां ही थी, तो उसकी अन्य एक बेटी थी घसीटी बेगम, और एक और रिश्तेदार जो शौकत जंग था, तो सिराज की मौसी का लड़का। ये सभी साम्राज्य के प्रतिद्वंदी थे, और वो ये षड्यंत्र कर रहे थे कि किस तरह से जो है बंगाल के अंदर वो भी अपनी हिस्सेदारी तय करे। तो इस संदर्भ में उन्होंने ये कोशिश की कि वो भी जो है वो फायदा उठाए, यानी वो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते थे। उनका प्रयत्न था कि वो सिराजुद्दौला को हटा करके खुद गद्दी पर बैठ जाए, और इसके लिए उन्होंने षड्यंत्र आरंभ कर दिए। तो उस दौर के जो अंग्रेज थे वो तो यही चाहते थे, ये लोग आपस में झगड़े और उसका फायदा जो है वो अंग्रेज उठाए। और इस सिलसिले में आगे चलकर हम देखते हैं कि किस तरह से जो अंग्रेज हैं वो बंगाल की इस स्थिति का फायदा उठा करके वो बंगाल पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं। तो इस सिलसिले में वो किलेबंदी शुरू करते हैं, कलकत्ता की किलेबंदी। तो जब वो किलेबंदी शुरू करते हैं कलकत्ता की, तो सिराजुद्दौला उनको बुलाता है और कहता है कि भाई ये क्या बात है, आप लोग व्यापारी हो, और व्यापारियों को ये सब किलेबंदी करने की आपको क्या जरूरत है? आपकी रक्षा का दायित्व तो हमारा है, शासक का है, तो हम आपकी मदद करेंगे। तो आप ये किलेबंदी नहीं कीजिए, चूंकि आप व्यापारी हो, तो व्यापारियों के हैसियत से ही आप काम कीजिए। जब अंग्रेज किलेबंदी करते हैं तो इधर जो फ्रांसीसी बस्तियां होती है, तो फ्रांसीसी बस्तियों के अंदर फ्रांसीसी भी ये किलेबंदी करना शुरू करते हैं। तो उनको भी बुलाकर अलीवर्दी खां वैसा की वैसी, सॉरी सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां नहीं, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला उनको हिदायत देता है कि आप ये बंद कर दिए। अब सबसे मजेदार बात यह है कि फ्रांसीसी तो यहाँ मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं, और वो अपनी किलेबंदी क्या है जारी रखते हैं। अब अंग्रेजों को जब ये कहा जाता है बंद करने के लिए, तो वो बहाना ये बनाते हैं कि हमें फ्रांसीसियों से भय है। तो सिराजुद्दौला उनको सुरक्षा की गारंटी देता है
लेकिन तो भी अंग्रेज नहीं मानते थे। उसका एक कारण है कि अंग्रेज इस सारी प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे बंगाल पर अधिकार करने की फिराक में थे। तो उनके इस कृत्य से सिराजुद्दौला क्रोधित हो जाता है और वह 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम का घेराव करके अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देता है। जब कलकत्ता पर सिराजुद्दौला अधिकार कर देता है तो कलकत्ता का नाम बदल के वो क्या रखता है, अलीनगर। कलकत्ता का नाम बदल के वो अलीनगर रखता है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो बात है वो बात यह है कि किस तरह से आपसी फूट का फायदा उठा करके एक व्यापारी जो है वो जो है बंगाल में अधिकार करने की फिराक में अपनी व्यापारिक जो कोठिया थी या उनका व्यापारिक ऑफिस थे उनके चारों ओर किलेबंदी करते हैं। नवाब मना करता है, फ्रांसीसी मान जाते हैं, अंग्रेज नहीं मानते। सिराजुद्दौला अधिकार आक्रमण करता है, आक्रमण के को पराजित करता है, अंग्रेजवासी भाग जाते हैं और जो भाग करके वो वहां से हट जाते हैं और वहां पर कलकत्ता पर किसका अधिकार हो जाता है, सिराजुद्दौला का। कलकत्ता का नाम बदल के वो रखता है अलीनगर। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहां पर एक घटना घटित होती है और वो घटना ये है। इससे पहले हम थोड़ा ये देख ले कि कौन कौन सी मुख्य घटना है। मैन जो आपकी मुख्य बातें हैं, बंगाल में अपनी पहली कोठी वो स्थापित करते हैं हुगली के अंदर 1651 के अंदर। इसके बाद उन्होंने काशिम बाजार और पटना में भी अपनी कोठियां स्थापित की थी। आगे चल करके जहां आज कलकत्ता बसा हुआ है वो 1658 के अंतर्गत वो लोग उस पर अपना अधिकार करते हैं और 1740 में हमने पढ़ा है कि अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बनता है, गिरिया के युद्ध में वो पराजित करके सरफराज खां को। मराठों से भी वो काफी संघर्ष करता है और आगे चल करके जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद में 9 अप्रैल 1756 को सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बनता है। सिराजुद्दौला के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन कौन थे? पूर्णिया के नवाब शौकत जंग। तो ये शौकत जंग कौन है? सिराज की मौसी का लड़का। इसके अलावा सिराजुद्दौला की एक और मौसी है जिसका नाम है घसीटी बेगम। और तीसरा एक पक्ष जो सबसे बड़ा है वो है अंग्रेज। ये उस दौर में सिराजुद्दौला की सबसे बड़े शत्रु बने हुए। 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला क्या करता है, अंग्रेजों की कोठी फोर्ट विलियम को घेर लेता है और उस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। अब हम आगे देखते हैं और कहते हैं कि लगभग 5 दिन के संघर्ष के बाद यानी कुल मिला के फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो जाता है। कलकत्ता का नया नाम उसने क्या रखा है, अलीनगर। ये हमने पहले पढ़ा है तो एक बार इसके ऊपर हम थोड़ा देख भी लेते हैं। इसके बाद वो क्या करता है कि कलकत्ता अपना एक विश्वास पात्र होता है मानिक चंद का। सिराजुद्दौला का एक विश्वास पात्र कौन है, मानिक चंद। इस सिराजुद्दौला उसको अपना विश्वास पात्र मानते हैं, ध्यान रखें। और उनको सुपुर्द करके वो कहाँ जाता है, मुर्शिदाबाद। ये मुर्शिदाबाद क्या है, मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी है उस दौर के अंदर। सिराजुद्दौला के काल के अंदर मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी है, तो वहां मुर्शिदाबाद वो वापस आ जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम की दृष्टि से छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है या शॉर्ट टाइप प्रश्न पूछा जा सकता है, वो है ब्लैक होल की घटना।
क्या है ये ब्लैक होल की घटना, इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ब्लैक होल की घटना क्या है कि जब कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो जाता है, अब वो तो वहां से वापस मुर्शिदाबाद आ जाता है, लेकिन उसके पीछे एक घटना घटित होती है। वो घटना क्या है? वो घटना ये है कि उस समय जब वो अधिकार करता है, अब ऐसा कहा, ये जो पूरी जानकारी है, ये पूरी जानकारी हमें अंग्रेजी साहित्य से मिल रही है। अब ये घटना वास्तव में सच्ची थी या नहीं थी, इसके ऊपर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता विजय की, तो उसके बाद उसने 20 जून की रात्रि को 146 जो अंग्रेज युद्ध बंदी थे, उनको एक 18 फुट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में उसने जो है वो उनको डाल दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझिए। कहते हैं कि जब 21 जून की सुबह को जब उस कोठरी के दरवाजे खोले गए, तो उसमें केवल 23 व्यक्ति ही जीवित थे। यानी सिराजुद्दौला पर यह आरोप लगाया गया कि उसने बड़ी निर्दयता से इन 140 युद्धबंदियों को एक कोठरी के अंदर बंद किया, जिस कोठरी के अंदर हवा पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, और भीषण गर्मी के अंदर उसमें से 123 लोग मर गए। यानी 20 जून को जब उसने बंद किया उनको, और जब 21 जून की सुबह को जब ये दरवाजे खोले गए, तो उसमें मात्र 23 लोग ही जीवित बचे थे। अंग्रेजों ने इस पूरी घटना के लिए किसको उत्तरदायी ठहराया? अंग्रेजों को, सॉरी, सिराजुद्दौला को। ध्यान रखिए, प्लासी का युद्ध जो आगे चल करके होगा 1757 के अंदर, उसका उसकी भूमिका अंग्रेजों के द्वारा तैयार की जा रही है। प्लासी के युद्ध की ये भूमिका है। तो इस घटना के बाद अंग्रेजों को और गुस्सा आता है, और वे कहते हैं कि ये तो बहुत निर्दयी व्यवहार किया गया हमारे साथ में, और इसी का बहाना बना करके आगे चल करके वो सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर देते हैं, या यूं कहे कि इस प्लासी के युद्ध की वो भूमिका तैयार कर देते हैं। अब हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी मुर्शिदाबाद से दक्षिण में एक जगह है, 22 मील की दूरी पर एक गांव है। उस गांव के अंदर उस मैदान में एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध के कारणों में कई कारण हैं, लेकिन जो मूल कारण है वो ये है कि जो सिराजुद्दौला की गतिविधियां थी वो अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। अंग्रेज वहां पर एक ऐसे व्यक्ति का शासन चाहते थे जिनसे उनको लाभ हो, यानी जो अंग्रेजों का कहना माने। तो ये इससे पहले हम एक और घटना के ऊपर थोड़ा दृष्टिपात कर ले। वो घटना क्या है? वो घटना ये है कि जब ये ब्लैक होल की घटना घट गई, और उससे गुस्सा होकर के बाद में फिर कहते हैं कि एक सेना जो है वो मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता भेजी गई, जिस सेना का गठन जो है फ्रांसीसी से मुकाबले के लिए किया गया था। उस सेना ने आकर के 2 जनवरी 1757 को कलकत्ते पर अधिकार कर दिया। यानी मानिक चंद ने वो जो कलकत्ता था वापस किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को। क्या यूं कहें कि उनको अंग्रेजों को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो अंग्रेजों के द्वारा 2 जनवरी 1757 को कलकत्ते पर अधिकार कर दिया जाता है। क्योंकि अंग्रेजों का जब अधिकार हो जाता है तो सिराजुद्दौला को एक बहुत ही अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, और वो संधि होती है क्लाइव और नवाब के बीच में,
9 फरवरी 1757 को, जिसको इतिहास में अलीनगर की संधि कहते हैं। अलीनगर की संधि, अलीनगर क्या है? ये नवाब के द्वारा कलकत्ता को दिया गया नाम था। तो 9 फरवरी 1757 को ये अलीनगर की संधि होती है। इस संधि में क्या बातें तय होती है? नवाब ने अंग्रेजों को वो सारे अधिकार वापस लौटा दिए जो उनको मुगल सम्राट फर्रुख शेर से मिले हुए थे। यानी जिस सिराजुद्दौला ने उनके अधिकारों में कटौती की थी, वो सारे अधिकार उनको वापस देने पड़े। इसके साथ क्षतिपूर्ति के पैसे भी देने पड़े। कहते हैं कि लगभग 3 लाख रुपए नवाब को देने पड़े। अब क्लाइव ने कूटनीति के सहारे जो है वो धीरे धीरे नवाब के उन अधिकारियों को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया जो नवाब से असंतुष्ट थे। और वो कौन कौन लोग हैं? वो हैं मीर जाफर। मीर जाफर कौन है? बंगाल की सेना का सेनापति। एक साहूकार है जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीन चंद, और बाकी लोग तो है ही है जो सत्ता के लिए बैठे हैं। और अंग्रेज, इन सभी ने मिलकर के या इन सभी को इकट्ठा करके एक प्लान के तहत सिराजुद्दौला को हटाने का प्रयत्न किया जाता है। इसी बीच में वो मार्च महीने के अंतर्गत फ्रांसीसी से चंद्रनगर जो है वो भी छीन लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि नवाब का क्रोध और बढ़ जाता है सिराजुद्दौला का। यानी जो गतिविधियां ये अंग्रेज कर रहे हैं, इन गतिविधियों के कारण नवाब का क्रोध बढ़ जाता है और इसकी अंतिम परिणति युद्ध के रूप में होती है। तो जो प्लासी का युद्ध है 1757 के अंतर्गत, 23 जून 1757 के अंतर्गत, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध कब हुआ? तो ये 23 जून 1757 को हुआ है। किन किन के बीच में हुआ है? तो ये अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ है। और इस युद्ध का नेतृत्व जो है वो कौन कर रहा था? वो कर रहा था क्लाइव। बहुत खतरनाक आदमी है ये अंग्रेजी कमांडर। मुर्शिदाबाद से दक्षिण में पड़ता है ये, 22 मील की दूरी पर बताया जाता है। प्लासी एक गांव है और वहां पर ये दोनों सेनाएं आमने सामने होती है। अब देखिए यहाँ पर सिराजुद्दौला की ओर से कौन लड़ रहा है? मीर मदन और मोहनलाल जैसे देशभक्त। मीर जाफर भी उनके साथ में है, लेकिन वो केवल दिखाने के लिए साथ में, वास्तव में कोई साथ में नहीं है। वो धोखा करता है इस युद्ध के अंदर नवाब के साथ में। कहते हैं कि लगभग 23 जून की सुबह 9 बजे के आसपास ये युद्ध आरंभ होता है और बहुत जल्द ये खत्म हो जाता है। उसका कारण है कि जो मीर जाफर था वो अपनी सेना के साथ इस युद्ध के अंदर निष्क्रिय रहा है। यानी उसने प्रॉपर ढंग से, जिस तरह से उसको भाग लेना था, उसने वो भाग नहीं लिया और इस वजह से जो है इस युद्ध के अंदर नवाब को पराजय का सामना करना पड़ा। युद्ध का परिणाम हम सभी जानते हैं कि शायद कहते हैं कि नियति ने पहले ही तय कर रखा था। तो इस युद्ध के अंदर क्लाइव बिना लड़े एक तरह से कहिए कि विजयी हो गया। तो मूल रूप से हमें ये समझेंगे कि इस युद्ध के अंदर जो क्लाइव विजय हुआ है वो कोई युद्ध नीति से नहीं हुआ है, वो एक कूटनीति से हुआ है। यानी किस तरह से उसने नवाब के जो मुख्य अधिकारी थे, उनकी सेना के जो मुख्य अधिकारी थे, उन सबको उन्होंने अपनी ओर मिला दिया और किस तरह से उसने षड्यंत्र के द्वारा जो है वो इस युद्ध को जीत लिया। अब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। हालांकि एक बहुत ही छोटी सी सैनिक झड़प थी, लेकिन इसने भारतीयों की एक चारित्रिक दुर्बलता जिसको कहते हैं उसको उजागर कर दिया। तो इससे पहले हमने ये पढ़ा है कि
क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना आती है कलकत्ता। फिर वो प्रभादी मानिक चंद को एक बड़ी राशि दे करके कहते हैं कि जो कलकत्ता है वो अंग्रेजों को सौंप देता है। इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो, और आगे चल करके दूसरे जो उसके जो अधिकारी है इनको भी षड्यंत्र के द्वारा ये अपनी ओर मिला देता है। और जो बंगाल का जो सेनापति है मीर जाफर, उसको नवाब बनाने का लालच दिया जाता है। और प्लासी के युद्ध के बाद उनको, इस मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया भी जाता है। 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं आमने सामने होती है। मीर जाफर विश्वासघाती इस युद्ध में लगभग निष्क्रिय रहता है और क्लाइव इस युद्ध में विजय हासिल कर लेता है। सिराजुद्दौला भाग करके मुर्शिदाबाद आता है और वहां से भाग के पटना चला जाता है, और बाद में वो एक तरह से कहें कि उसकी मौत हो जाती है आगे चलकर। मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी। तो ये महत्वपूर्ण बात है। युद्ध के बाद में 25 जून 1757 को मीर जाफर मुर्शिदाबाद आता है और उसको बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। अब इस युद्ध के बाद में जो शर्तें तय हुई थी उन शर्तों के तहत 24 परगनों की जमींदारी से अंग्रेजों को पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी जाती है। और इसके अलावा बंगाल की जितनी भी फ्रांसीसी बस्तियां थी वो भी एक तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में दे दी जाती है। यानी प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल अंग्रेजों के अधीन आ गया और फिर वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सका। फिर कब स्वतंत्र हुआ है? 1947 में जाकर के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो प्लासी का युद्ध है, उस प्लासी के युद्ध के मुख्य परिणाम क्या निकले। यानी बंगाल की सारी जो फ्रांसीसी बस्तियां है वो भी अंग्रेजों को दे दी गई, और ये निश्चित हुआ कि भविष्य में अंग्रेज पदाधिकारियों और व्यापारियों को निजी व्यापार पर कोई चुंगी नहीं देगी। इतना सब लुटाने के बाद भी क्लाइव की जो लिप्सा या अंग्रेजों का जो लोभ था उसको मीर जाफर शांत नहीं कर पाया। और आगे चल करके जब ये लिप्सा ज्यादा ही बढ़ती गई तो मीर जाफर भी परेशान हो गया। और जब मीर जाफर परेशान हुआ, यानी अब मीर जाफर एक तरह से गुलाम था अंग्रेजों का, पूर्ण रूप से कठपुतली शासक था। तो कब तक आखिर वो गुलामी करता? तो ज्यादा वो बढ़ती हुई धन को मांग को पूरा नहीं कर सकता। अब अंग्रेजों को लगा कि ये व्यक्ति अभी हमारे को काम का नहीं है, तो उसको हटा करके उसी के एक दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। यानी अब सिराजुद्दौला को पहले युद्ध के द्वारा हटाया, जिससे मीर जाफर ने अपने स्वामी के विरुद्ध जो है वो अंग्रेजों की मदद की। तो यहाँ पर मीर जाफर के साथ ही धोखा हो गया। मीर जाफर को हटा करके उसी के दामाद को मीर कासिम को अंग्रेज जो है वो बंगाल की गद्दी पर बैठा देते हैं। तो 1760 के इर्द गिर्द जो है वो मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। भारत के इतिहास में ये एक शांतिपूर्ण क्रांति थी। शांतिपूर्ण क्रांति इसलिए कहेंगे कि कोई युद्ध नहीं हुआ और राज सत्ता का ट्रांसफर हो गया। तो अब जो है बंगाल का नवाब कौन है? मीर कासिम। ध्यान रखना यहाँ पर 1760 के अंदर मीर कासिम को जब बनाया तो अंग्रेजों और उनके बीच में संधि होती है कि भाई संधि क्या है? वही कि अंग्रेजों को किस तरह से फायदा पहुंचाया जाएगा। संधि में जो शर्तें तय होती है वो शर्तों में सहमति प्रदान की जाती है मीर कासिम के द्वारा। लेकिन यह ध्यान रखें कि मीर कासिम बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति है। अंग्रेज जैसा विचार कर रहे थे, जिस धारणा के साथ अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पर बैठाया था, मीर जाफर
उससे ठीक उल्टा था। उसके अंदर थोड़ी देशभक्ति की भावना थी, पर वो एक तरह से कठपुतली के रूप में शासक बनकर रहना पसंद नहीं कर रहा था। तो आगे चल करके जो घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है कि जब अब अलीवर्दी क्या, सॉरी, मीर कासिम क्या करता है। मीर कासिम जानता है कि अगर मुर्शिदाबाद में रहे तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप ज्यादा रहेगा, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले अपनी राजधानी को वहां से ट्रांसफर करता है। ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी किस स्थान को बनाया था, तो वो थी मुंगेर। इससे पहले राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ स्थापित स्थानांतरित की जाती है? मुंगेर के अंदर। एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर मीर जाफर के द्वारा अपनी सेना को ट्रेन करने के लिए यूरोपियन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखें, जो संधि है उस संधि मैंने आपको बता दी कि मीर कासिम के बीच में हुई थी, कलकत्ता काउंसिल के हस्ताक्षर हुए थे। उस संधि में जो प्रस्ताव थे, प्रस्ताव वही है कि किस तरह से अंग्रेजों को फायदा पहुंचाना है। तो वो क्या कर रहा है? सबसे पहले वो कर रहा है, वो है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। दूसरा वो क्या कर रहा है, और कारण बताया मैंने, कलकत्ता से दूर ले जाना चाहता था ताकि वो क्या करे, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से दूर रहे। ये मुख्य कारण था। आपको समझना है अच्छी तरह से कि किस तरह से बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, वो बात क्या है, उसने अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। उसने यूरोपियन ट्रेनर रखे वहां पर। वो क्या कर रहे थे? उसकी सेना को ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि उसको मालूम था कि भारतीय तरीके से अगर युद्ध लड़ा गया तो हम अंग्रेजों से नहीं जीत पाएंगे। तो इनका मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी सेना को यूरोपियन तकनीक से हमें ट्रेन करना पड़ेगा। इसके अलावा उसने मुंगेर में तोड़दार बंदूकें और जो तोपें थी उनको बनाने का कारखाना भी स्थापित किया। तो ये देखिए कि किस तरह से जो हमारा ये जो मीर कासिम है, वो मीर कासिम किस तरह से अपने एक कूटनीति के द्वारा, अपने दूरदर्शिता के द्वारा जो है वो धीरे धीरे बंगाल की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो पूरा बंगाल का जो षड्यंत्र था अंग्रेजों के द्वारा जो बिछाया जा रहा था, उस षड्यंत्र के अंदर उनका मुख्य उद्देश्य था बंगाल पर अधिकार करना। अभी हमने आज तक इस वीडियो के अंदर इतना पढ़ा है कि किस तरह से बंगाल पर अंग्रेज शासन स्थापित होता है। तो उससे पहले की घटनाएं हैं, उन घटनाओं में हमने पढ़ा है कि ब्लैक हॉल की घटना महत्वपूर्ण है, अलीनगर की संधि है, प्लासी का युद्ध है, उसके परिणाम है, उस परिणाम के बाद में मीर जाफर का गद्दी पर बैठाया जाना है, मीर जाफर को बाद में हटा करके उसकी जगह मीर कासिम को गद्दी पर बैठाना है, और मीर कासिम जब गद्दी पर बैठता है तो वो क्या क्या परिवर्तन करता है, राजधानी का ट्रांसफर करता है, तोड़दार बंदूकें और तोपें स्थापित करने के कारखाने स्थापित करता है मुंगेर के अंदर। इसके अलावा अपनी सेना को ट्रेंड करने के लिए यूरोपियन ट्रेनर रखता है। तो अब हमें ये समझना होगा कि ये सारे काम जो वो बंगाल के हित के लिए कर रहा है वो अंग्रेजों को पसंद नहीं आएंगे, और यही आगे चल करके बंगाल में एक नए युद्ध का कारण बनेंगे। और वो युद्ध क्या होगा? बक्सर का युद्ध, जिसको हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक नए वीडियो में आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है, तो आपको पढ़ाई करनी है। कोशिश करेंगे हम एग्जाम तक आपके जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उन टॉपिक को आपको एक बार रिवीजन करा दिया जाए।
फिर भी आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो अगले वीडियो के अंदर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।